हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सेंट पीटर्स लॉ एकेडमी। आज हम एक बहुत ही लैंडमार्क केस डिस्कस करने वाले हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है और सुप्रीम कोर्ट की जो इनहेरेंट पावर है आर्टिकल 142 के अंडर उसको बहुत ही डिटेल में डिस्कस करता है विद रिस्पेक्ट टू डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज। तो आज का केस है शिल्पा शैलेश वर्सेस वरुण श्रीनिवासन। अब इस केस के बारे में जो लॉ स्टूडेंट्स हैं ना उनको पता होगा बिकॉज ये बहुत रीसेंट केस है। 1 मई 2023 को इसकी जजमेंट आई थी। हालांकि जो ओरिजिनल केस था इन दोनों पार्टीज के बीच वो 2015 में डिसाइड हो गया था, पर सुप्रीम कोर्ट को लगा कि इस केस ये जो केस है इसके फैक्ट्स जो हैं इसके अकॉर्डिंग इंडिया में बहुत सारे मैरिज से रिलेटेड केसेस चल रहे हैं, मतलब डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज से रिलेटेड केसेस चल रहे हैं। तो उसको लेके सुप्रीम कोर्ट को ये रियलाइज हुआ कि हमें एक कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइन सेट बनाना चाहिए। तो यही केस है जो उस कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइन को डिस्कस करता है। तो ये केस हमें पता है शिल्पा शैलेश वर्सेस वरुण श्रीनिवासन, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज अंडर आर्टिकल 142 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट की पावर। और इसकी जजमेंट कब आई थी? इसकी जजमेंट आई थी 1 मई को 2023 को। ठीक है, अगर मैं आपको ब्रीफ में फैक्ट्स के बारे में बताऊं तो हस्बैंड एंड वाइफ थे, नेम्स वर शिल्पा शैलेश एंड वरुण श्रीनिवासन। अब ये दोनों पार्टीज जो थी ना एक लीगल बैटल में थी इनके मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट को लेके। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में आपका जो 2014 है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक मोशन फाइल किया फॉर म्यूचुअल कंसेंट से डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के बारे में, विच इज अंडर सेक्शन 13B ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। तो इनको डिवोर्स चाहिए था तो इन्होंने सेक्शन 13B के अंडर जो म्यूचुअल कंसेंट ऑफ डिवोर्स के बारे में बात करता है जिसमें दोनों पार्टीज का कंसेंट हो तो दे कैन अप्रोच द कोर्ट एंड दे कैन सीक फॉर डिवोर्स। तो इसके लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया कि उन्होंने कहा कि हमारी जो मैरिज है उसका इरिट्रेबल ब्रेकडाउन हो चुका है, मतलब हम लोग आपस में समझौता नहीं कर सकते। तो अब इतनी बुरी कंडीशन हो चुकी है कि हमें प्लीज डिवोर्स दे दो और हमें एक दूसरे से फ्री कर दो। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में अपनी जो पावर है अंडर आर्टिकल 142 इनहेरेंट पावर है उसको इन्वॉक करते हुए इन दोनों को डिवोर्स ग्रांट किया ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ इरिट्रेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज। तो ये इन्होंने 142 के अंडर सुप्रीम कोर्ट ने पावर अपनी इन्वोक करी और इन दोनों को डिवोर्स मिल गया। अब सुप्रीम कोर्ट को रियलाइज हुआ कि ये जो कंडीशन है जिसमें कपल्स एक डेड मैरिज को लेके चल रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर बहुत सारे लिटिगेशन चलाते हैं, एक दूसरे की फैमिलीज के ऊपर वेरियस एलिगेशंस लगाते हैं एंड मतलब बहुत ही सिविल और क्रिमिनल डिस्प्यूट्स लिटिगेशंस बहुत सारी पेंडिंग है, बहुत सारे फैमिली कोर्ट्स में, हाई कोर्ट्स में। तो उसको एड्रेस करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को लगा कि हमें एक कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइन सेट बनाना चाहिए कि हाँ आर्टिकल 142 के अंडर उसका पावर क्या है, उसका एम्बिट क्या है, ये सब हम डिस्कस करें और हम इरिट्रेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज को भी डिस्कस करें। तो उन्होंने इस केस के अंडर ये किया जिसकी जजमेंट 1 मई को आई। तो द सुप्रीम कोर्ट while disposing this case realized they felt a need to lay down guidelines for such cases and decided to discuss about the ambit of article 142 of the Indian Constitution. अब सिंस हमने फैक्ट्स के बारे में डिस्कस किया है तो फैक्ट्स के बारे में डिस्कस करने से इश्यूज के बारे में डिस्कस करने से पहले हमें ये जो आर्टिकल है 142 ये डिस्कस करना पड़ेगा एंड ऑल्सो जो हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर जो रेलिवेंट सेक्शन है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। अब आर्टिकल 142 की बात करते हैं। आर्टिकल 142 कहता है कि द सुप्रीम कोर्ट इन द एक्साइज ऑफ इट्स inherent jurisdiction can make any order or any decree as it considers necessary for doing complete justice in any cause or matter pending before it। अब क्या बोला है इसमें कि सुप्रीम कोर्ट को अगर लगता है, नेसेसरी कंसिडर करता है सुप्रीम कोर्ट, तो वो इन ऑर्डर टू प्रोवाइड कंप्लीट जस्टिस किसी भी कॉज या किसी भी मैटर में जो उसके सामने पेंडिंग है उसमें कोई भी ऑर्डर पास कर सकता है सो दैट वो जो है कंप्लीट जस्टिस जो है वो पार्टीज में सर्व किया जाए और ये जो ऑर्डर है ये इन्फोर्सेबल होगा। तो आर्टिकल 142 जो है इसके बारे में बात करता है। तो आर्टिकल 142 से रिलेटेड अगर आपको पता होगा तो सुप्रीम कोर्ट ने जो विशाखा गाइडलाइंस थी वो भी ले डाउन करी थी। तो एज यू ऑल नो प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट 2013 से पहले 1997 में
प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस से रिलेटेड विशाखा गाइडलाइंस ले डाउन की थी सुप्रीम कोर्ट ने बाय इन्वोकिंग इट्स पावर अंडर आर्टिकल 142, क्योंकि तब वैक्यूम था लॉ में सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस से रिलेटेड, मतलब कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं था। तो जब तक लेजिस्लेचर ने कोई लॉ पास नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पावर इन्वोक करी और ये गाइडलाइंस ले डाउन करी बिकॉज वैक्यूम था लॉ में। तो उन्होंने ये क्यों करा? उन्होंने इसलिए करा ताकि कंप्लीट जस्टिस सर्व किया जाए टू द वुमेन हु आर वर्किंग इन वर्क प्लेसेस एंड आर सब्जेक्टेड टू सेक्सुअल हरासमेंट। तो ये था हमारा आर्टिकल 142। अब जो आर्टिकल 142 है ना, ये क्यों इंपॉर्टेंट बन जाता है? क्योंकि आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट की कंप्लीट जस्टिस को सर्व करने की पावर के बारे में बात करता है, जो दुनिया के किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे स्पेसिफिक लॉ नहीं है, ऐसा स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट को ये पावर देता है जिसमें वो ऐसा कर सके। तो ये आर्टिकल 142 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में और ऐसे देखा जाए तो वर्ल्ड की कॉन्स्टिट्यूशन में भी बहुत यूनिक बनाता है। अब हम बात करने वाले हैं सेक्शन 13B को लेके, दैट इज डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। अब जो ये 13B है ना आपका, ये है HMA का पार्ट, दैट इज द हिंदू मैरिज एक्ट, सो डोंट बी कंफ्यूज्ड। अब इसमें सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, बेसिकली if the couple they mutually decides that they are not being able to live together, they cannot live together and their marriage has no hope and they want to part ways, तो वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं। एंड इफ दे हैव लिव्ड to not live together for a year or more than a year, and also they are not able to live together, and also they think that their marriage, they have mutually decided that their marriage should be dissolved, तो इन केसेस में वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फाइल कर सकते हैं पिटिशन कि हमें डिवोर्स ग्रांट किया जाए। तो क्या कंडीशंस है? पहली ये है कि दे आर नॉट लिविंग टुगेदर फॉर अ ईयर और मोर। सेकेंडली, they have been not able to live together, they have tried but they have not been able to live together. Thirdly, they both agree that the marriage should be dissolved. तो इन केसेस में डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट, दैट इज सेक्शन 13B एक्ट में आता है, आप इसके अंडर पिटिशन फाइल कर सकते हैं। सेकेंडली, जब जो पार्टीज हैं ये पिटिशन फाइल करती हैं तो 6 मंथ्स का कूलिंग पीरियड दी जाता है। क्या होता है ना, हमारे देश में कभी कभी गुस्से में लोग जो होते हैं आपस में नहीं रह पाते, आफ्टर सम टाइम दे रियलाइज कि यार ये तो लड़ाई थी, ठीक है शायद हम सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज मैरिज इज अ बिग टास्क। हिंदू रिलीजन में मैरिज इज अ सैक्रेमेंट, इट्स अ यूनियन। एंड ऑल्सो अगर हम ट्रेडिशनल सोसाइटी की बात करें तो डिवोर्स लेना इतना ईजी नहीं है देखा जाए तो, क्योंकि फैमिलीज इन्वॉल्व होती हैं, राइट। एंड ऑल्सो हस्बैंड एंड वाइफ, एज इट हैज बीन सेड बाय द ओल्ड एज पीपल, कि रिकनसाइल कर सकते हैं। तो इसके लिए जो आपका कोर्ट है ना, वो 6 मंथ्स का कूलिंग पीरियड देता है डिसाइड करने के लिए कि आप लोग देखो कि शायद आपके बीच जो डिफरेंसेस हैं वो सॉर्ट आउट हो जाए, जिसके लिए 6 मंथ्स का टाइम पीरियड दिया जाता है। ये एक्सटेंड कर सकता है आपके 18 मंथ्स तक, ठीक है। तो इसमें जो सेकंड मोशन होता है वो 18 मंथ्स के बाद, ऐसे 6 to 18 मंथ्स का टाइम पीरियड है बेसिकली। तो अगर आपने 18 मंथ्स तक ये जो पिटीशन है ये विड्रॉ नहीं करी, द कोर्ट आफ्टर द इंक्वायरी कैन डिसाइड कि अच्छा ठीक है, अब इट्स लाइक नॉट, इट्स अ गॉन केस एंड इट कैन नॉट बी रिजॉल्व, तो आपको डिवोर्स की डिक्री ग्रांट कर सकता है एंड यू बोथ कैन पार्ट बेस, दैट इज योर मैरिज कैन बी डिसॉल्व, ठीक है। अब हम इश्यूज के बारे में बात करेंगे। तो इस केस में इश्यूज क्या थे? इस केस में पहला इशू था स्कोप एंड एम्बिट ऑफ पावर एंड जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 142। ओके, 142 के अंडर स्कोप या एम्बिट क्या है सुप्रीम कोर्ट का, वो डिस्कस करना है। सेकेंडली, वेदर द सुप्रीम कोर्ट हैज अ पावर अंडर आर्टिकल 142 टू डिस्पेंस ऑफ द जो कूलिंग पीरियड है 6 मंथ्स का, वेटिंग पीरियड जो है, जो सेक्शन 13B में मेंशन है हिंदू मैरिज एक्ट के अंडर, तो क्या सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है वो कूलिंग पीरियड को डिस्पेंस ऑफ करने की, एंड ऑल्सो टू ग्रांट अ डिक्री ऑफ डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। और क्या जो भी लिटिगेटिंग पार्टीज है उनके बीच जो सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हुई है उनको क्वाश करके डिवोर्स डिक्री ग्रांट करने की पावर, एंड ऑल्सो द पावर टू लाइक डिस्पेंस ऑफ द कूलिंग पीरियड, ये सब पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है या नहीं है आर्टिकल 142 के अंडर। एंड थर्डली, whether the Supreme Court can grant a decree of divorce by using its power under Article 142 on the ground of irretrievable breakdown of marriage, even
व्हेन द अदर जो स्पाउस है द अदर पर्सन इज अपोजिंग टू इट। ठीक है, ये 3 इश्यूज थे, इसको हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। आई होप द इश्यूज आर क्लियर इनफ। फर्स्ट ऑफ ऑल इज द स्कोप, सेकेंड इज द 6 months कूल ऑफ का जो पीरियड है उसको डिस्पेंस ऑफ कर सकता है कि नहीं, एंड थर्डली जब ऑपोजिट पार्टी जो है वो पलट गई, वो अपोज कर रही है कि मुझे डिवोर्स नहीं चाहिए बाय म्यूचुअल कंसेंट, तब भी क्या सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 के अंडर अपनी पावर इन्वोक करके डिवोर्स डिग्री ग्रांट कर सकता है ऑन द ग्राउंड ऑफ इर्रिट्रेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज। ये 3 इश्यूज थे जो इस केस में डिस्कस हुए थे। अब फर्स्ट इशू की बात करेंगे, दैट इज द स्कोप एंड एम्बिट ऑफ पावर अंडर आर्टिकल 142। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि while exercising the power under Article 142, the Supreme Court has to practice restraint. That is to practice restraint and also take into account the fundamental considerations of general and specific public policy. अब what is the meaning of fundamental considerations? जो आपके फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, जो कोर वैल्यूज है कॉन्स्टिट्यूशन की, ये सब आपके फंडामेंटल जो है कंसिडरेशंस होते हैं। और पब्लिक पॉलिसी को भी ध्यान में रखते हुए, रिस्ट्रेंट एक्सरसाइज करते हुए, क्लियर माइंड एक्सरसाइज करते हुए, देखते हुए कि क्या ये मैरिज थोड़ी सी भी जो है डिसॉल्व होने से बच सकती है, ये सब उनको रिस्ट्रेंट के साथ एनालाइज करके ही आर्टिकल 142 की जो पावर है उसको एक्सरसाइज करना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा while stating various cases. सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि आर्टिकल 142 के अंडर जो पावर है ना वो यूनिक है, उसका कोई काउंटर पार्ट नहीं है किसी भी रेस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड से। तो ये एक बिगर रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लेस करता है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, ताकि वो अपनी पावर को बिल्कुल रिस्ट्रेन वे में बिल्कुल ढंग से यूज कर सके इन ओनली केसेस वेयर इट इज रिक्वायर्ड, ताकि रूल ऑफ लॉ का वायलेशन ना हो या जुडिशियल ओवररीच ना हो। ठीक है, एंड ऑल्सो द सुप्रीम कोर्ट, इन्होंने फिर से स्कोप को डिफाइन करते हुए रेफर किया था केस एम सिद्दीकी वर्सेस महंत सुरेश दास एंड अदर्स। ये जो केस है ये 2019 का केस है। तो इस केस ने बहुत ही वाइड इंटरप्रिटेशन दिया था टू द फ्रेज इज नेसेसरी फॉर डूइंग कंप्लीट जस्टिस, और इस केस में इंक्लूड किए गए थे केसेस जहां पे जो आपके पॉजिटिव लॉज हैं वो साइलेंट हो जाते हैं, और जो आपकी इक्विटेबल पावर है, जो आपकी पावर आर्टिकल 142 के अंडर, उसको एक्सरसाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि कोई और रेमेडी नहीं है। तो इक्विटेबल पावर अंडर आर्टिकल 142 is required, is necessary to be exercised. क्यों? To give complete justice, to provide complete justice. ठीक है, तो जो भी आपका प्रोसीजरल लॉ है वो जो रिक्वायरमेंट नहीं कर पा रहा है, तो आर्टिकल 142 ही प्ले में आता है, जो कि नेसेसरी है इन्वोक करना, ताकि जो पार्टीज है उनको जस्टिस मिल सके। तो यही आपका पॉजिटिव जो आपका आर्टिकल 142 है, इसके स्कोप के बारे में ये केस डिफाइन करता है बहुत ही वाइड इंटरप्रिटेशन में। ये भी कहा गया दैट द पावर ऑफ आर्टिकल 142 is used, should be used to make decisions which serve the best interest of justice. मतलब बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, कंप्लीट जस्टिस ही प्रोवाइड करने के लिए आर्टिकल 142 के अंडर पावर जो है वो यूज होनी चाहिए। The Honorable Supreme Court further referred to the case of Supreme Court Bar Association versus Union of India 2015। इस केस में ये कहा गया था कि आर्टिकल 142 की पावर जो है तभी इन्वोक हो सकती है जब स्टैट्यूटरी प्रोविजंस जो हैं वो जो कंप्लीट जस्टिस का जो पार्ट है वो ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। मतलब स्टैट्यूटरी प्रोविजंस के अगेंस्ट जाके सुप्रीम कोर्ट को डिसीजन लेना पड़ेगा ताकि जस्टिस सर्व हो सके, और जो कन्फ्लिक्टिंग पार्टीज जो हैं उनके बीच जो इश्यूज हैं वो रिजॉल्व हो सके। इसके लिए ही जो सुप्रीम कोर्ट है वो आर्टिकल 142 की पावर इन्वोक करता है। ऑल्सो सुप्रीम कोर्ट इज सपोज टू बी अ प्रॉब्लम सॉल्वर। कोई अनक्लियर सिचुएशन है उसमें सुप्रीम कोर्ट को प्रॉब्लम सॉल्वर का जो रोल है वो प्ले करना पड़ेगा, जहां पे स्टैट्यूटरी प्रोविजंस फेल हो जाते हैं जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए, वहां पे सुप्रीम कोर्ट को आना पड़ेगा अंडर आर्टिकल 142, ताकि बेस्ट इंटरेस्ट जो है वो सर्व करे, वो टॉप प्रायोरिटी पे हेल्ड हो। इसीलिए आर्टिकल 142 जो है इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगर अब हम सेकेंड इश्यू के बारे में बात करें कि क्या 6 months का जो कूलिंग ऑफ पीरियड है वो डिस्पेंस ऑफ हो सकता है कि नहीं आर्टिकल 13B के अंडर, और सुप्रीम कोर्ट उसे डिस्पेंस ऑफ कर सकता है कि नहीं, उसको आंसर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक मैरिज है और उसमें दोनों ही पार्टीज का हमें बेस्ट इंटरेस्ट देखना है,
एंड अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है विद केयर एंड कॉशन कि ये जो मैरिज आफ्टर ड्यू इंक्वायरी कि दिस मैरिज हैज लेड टू अ डेड एंड और इसमें इसको कंटिन्यू करना दोनों ही पार्टीज के लिए इमोशनली टॉलिंग है, मेंटली टॉलिंग है, दोनों पार्टीज की फैमिलीज के लिए भी बहुत टॉलिंग है, तो उस मैरिज को कंटिन्यू करने का कोई पॉइंट नहीं है। तो उसी केस में सुप्रीम कोर्ट जो है वो जो 6 मंथ्स का कूलिंग ऑफ पीरियड है उसे डिस्पेंस ऑफ करके डिवोर्स की डिग्री ग्रांट कर सकता है। बट एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो इरिट्रेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज है ना, उसके जो अंदर डिवोर्स दिया जाता है, उसके ग्राउंड पे जो डिवोर्स दिया जाता है, वो आपका मैटर ऑफ राइट नहीं है बल्कि एक सुप्रीम कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है। अगर सुप्रीम कोर्ट आपको इरिट्रेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज के अंदर डिवोर्स दे रहा है तो वो उनका डिस्क्रिप्शन है, वो ड्यू इंक्वायरी के बाद, प्रॉपर केयर एंड क्वेश्चन के बाद, हर इंक्वायरी के बाद कि दोनों पार्टीज का बेस्ट इंटरेस्ट सर्व हो और इन दोनों ही पार्टीज में अगर एक भी रीजन मिलता है कि ये मैरिज सेव हो सकती है तो सुप्रीम कोर्ट आपको वो डिवोर्स ग्रांट नहीं करेगा। बट अगर सुप्रीम कोर्ट को लग रहा है कि देयर इज नो एंड टू इट, देयर इज नो एंड टू द लिटिगेशन सिविल एंड क्रिमिनल, देयर इज नो एंड टू द एलिगेशंस एंड बोथ द पार्टीज आर सफरिंग, तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट आपका इरिट्रेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज के अंडर कूलिंग पीरियड डिस्पेंस ऑफ करके आपको डिवोर्स ग्रांट कर सकता है। यही है आपका आर्टिकल 142 के अंडर सुप्रीम कोर्ट की पावर। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो आपका अमरदीप सिंह का केस है, हरवीन कौर का केस है 2017 में जो हुआ था, उन्होंने कहा था कि 6 मंथ्स के जो एक कूलिंग पीरियड है ना, इसको डिस्पेंस ऑफ करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट को पहले कंसिडरेशन में लेने चाहिए। तो ये पूरे लिस्टेड फैक्टर्स है। हम पहला है हाउ लॉन्ग पार्टीज हैव बीन मैरिड, इनको कितना टाइम हो गया है शादी किए हुए। सेकेंडली, हाउ लॉन्ग द लिटिगेशंस आर पेंडिंग। एज वी नो इंडिया में मैरिज केसेस, डिवोर्स केसेस, क्योंकि मेंटेनेंस इंक्लूड होती है, एलिमनी इंक्लूड होती है, अगर बच्चे हैं तो उनकी कस्टडी इन्वॉल्व होती है, इतना सब कुछ इंक्लूड होता है, तो कुछ लिटिगेशंस लाइक 20-25 साल भी चलती हैं, लाइक 15-20-25 साल चलती रहती हैं, क्योंकि दोनों ही पार्टीज जो है ना वो उसको कंटिन्यू करना चाहती हैं, एक दूसरे को परेशान करना चाहती हैं। तो उससे रिलेटेड how long litigation is pending becomes also a very important factor in this consideration. Thirdly, how long they have been staying apart. Fourth, are there any other proceedings between the parties, and also have the parties attended mediation or any type of conciliation, and also have the parties arrived at a genuine settlement which takes care of alimony, custody, and also are there any pending issues between the parties. मतलब ये आपके 6 ग्राउंड्स हैं, आपका टाइम, आपकी लिटिगेशन, आपकी स्टेइंग अपार्ट की ड्यूरेशन, एंड ऑल्सो मीडिएशन, कंसिलेशन, आप गए हो कि नहीं गए हो, और जो आपके बाकी इश्यूज है वो रिजॉल्व हुए हैं नहीं हुए हैं, ये सारे फैक्टर्स कंसिडर किए जाते हैं वाइल ग्रांटिंग अ डिवोर्स डिक्री अंडर दिस आर्टिकल। अब नेक्स्ट केस की बात करते हैं। उसमें कहा था अमित कुमार वर्सेस सुमन बेनीवाल का केस है 2021 का। उसमें कहा है कि जो अमरदीप सिंह में जो कंडीशन 6 कंडीशन जो ले ऑफ हुई है ना, अगर वो सेटिस्फाई हो जाती है तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को ये भी देखना होगा कि जो ये सेटलमेंट की गई है ये म्यूचुअल सेटलमेंट है कि नहीं है, फ्रीली कंसेंट दिया गया है सेटलमेंट के ऊपर कि नहीं दिया गया है, ये भी सुप्रीम कोर्ट को कंसिडर करना पड़ेगा। अगर नेक्स्ट हम बात करें सेकंड पार्ट ऑफ सेकंड इशू के बारे में कि क्या सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है सिविल एंड क्रिमिनल जो लिटिगेशंस है पेंडिंग उनको क्वॉश करने की, तो अगर सुप्रीम कोर्ट को ये लगता है कि ये जो पार्टीज हैं जो मेरे सामने आई हैं, इन्होंने अपने एक दूसरे के ऊपर सिविल एंड क्रिमिनल लिटिगेशन, एलिगेशंस बहुत टाइम से लगाए हुए हैं, तो इससे अगर मैरिज और कंटिन्यू होती है तो इससे जो दोनों ही पार्टीज है उनकी सफरिंग ही प्रोलॉन्ग होगी। तो उस केस में आर्टिकल 142 के अंडर देखते हुए कि बेस्ट इंटरेस्ट है कि इस मैरिज को सैल्वेज किया जाए, यही आपका जो है इसी पावर के अंडर सुप्रीम कोर्ट क्वॉश कर सकता है प्रोसीडिंग्स, और सारी प्रोसीडिंग्स क्वॉश करके आर्टिकल 142 के अंडर डिवोर्स ग्रांट कर सकता है, दोनों पार्टीज के बेस्ट इंटरेस्ट को देख के और दोनों पार्टीज की सफरिंग को कंसिडरेशन में लेके कि ये कितनी मेंटली टॉलिंग होगी, इसको लेके जस्टिस के लिए आपका जो है क्वॉश कर सकता है आपकी सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इन केस ऑफ ये जो मैरिज डिसोल्यूशन है। हेंस इट वाज डिसाइडेड कि यस, फर्स्ट ऑफ ऑल 6 मंथ्स का जो कूलिंग पीरियड वो भी डिस्पोज ऑफ हो सकता है, और जो सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स है इन ऑर्डर फॉर द पार्टीज टू स्टार्ट अ फ्रेश लाइफ, और ये जो प्रोसीडिंग्स हैं उनको टॉल कर रही हैं तो उनके लिए वो क्वॉश करके डिवोर्स डिक्री ग्रांट कर सकता है।
अगर हम तीसरे इशू की बात करें कि क्या सुप्रीम कोर्ट डिवोर्स डिक्री जो है वो ग्रांट कर सकता है इवन आफ्टर, अगर एक पार्टी जो है, एक स्पाउस जो है उसको अपोज कर रहा हो, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस यहाँ पे रेफर किया था, दैट इज अशोक हुर्रा वर्सेस रूपा बिपिन जवेरी, दैट इज द केस ऑफ 1997। इसमें क्या था कि द कपल वर मैरिड एंड दे वर लिविंग सेपरेटली, बट they were still refusing to get divorced by mutual consent। क्यों, क्या रीजन है इसके लिए? ऑब्वियस एक दूसरे को परेशान करना, लिटिगेशंस में डालना कि ओके, इफ यू हैव मेड मी सफर आई विल आल्सो मेक यू सफर। अब इसमें क्या हुआ कि द हस्बैंड ही रीमैरिड एंड आल्सो हैड अ चाइल्ड आउट ऑफ दैट मैरिज। उसके बाद भी वाइफ ने अपील किया कि मैं म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स नहीं लूंगी। तो ये सब प्रॉब्लम्स हुई और मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मैरिज का कोई एंड ही नहीं है, इस लिटिगेशन का कोई एंड ही नहीं है। तो आर्टिकल 142 के अंडर सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे डिवोर्स डिग्री ग्रांट करी, बट ऑल्सो सिंस द हस्बैंड हैड रीमैरिड एंड ऑल्सो हैड अ चाइल्ड, तो उसको मेंटेनेंस प्रोवाइड करना पड़ा जो उसकी फर्स्ट वाइफ थी उसको, so that she can also get the financial security needed to live a very peaceful life। And secondly, मुनीश कक्कर वर्सेस निधि कक्कर का केस है, ये रीसेंट केस है 2019 का। रीसेंट तो क्या ही है, इट्स बीन 5 years, बट यस वेरी रीसेंट अकॉर्डिंग टू लाइक द इंडियन लॉ। एंड ऑल्सो इसमें पार्टीज वर डीलिंग विद मल्टीफेरियस लिटिगेशंस अगेंस्ट ईच अदर, बट वो एक चीज पे म्यूचुअल कंसेंट में नहीं आ पा रहे थे, दैट इज द डिवोर्स डिक्री, दैट इज अंडर सेक्शन 13B कि हम म्यूचुअली डिवोर्स ले लें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिंस ये इरेट्रेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज है, तो इसमें दोनों पार्टीज के कंसेंट की जरूरत नहीं है, यहाँ पे मैरिज को बचाने का कोई चांस ही नहीं है, तो क्या फायदा है उसको कंटिन्यू करने का। तो डिवोर्स ग्रांट करते हुए आर्टिकल 142 के अंडर सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि दोनों पार्टीज का कंसेंट लेना जरूरी नहीं है फॉर द इरेट्रेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज एंड इट्स डिसोल्यूशन। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये सारे केसेस रेफर करे एंड दे केम टू अ कंक्लूजन that yes, the Supreme Court can exercise its power under Article 42 clause 1 and grant a divorce decree in case the couple have irretrievable breakdown of marriage and they want to mutually divorce each other। लेकिन इसमें वेरियस ग्राउंड्स हेल्ड किए गए। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो पावर है ये एट डिस्क्रिप्शन ऑफ कोर्ट होनी चाहिए, ठीक है। एंड सेकेंडली, व्हेन द कोर्ट थिंक्स इट इज नेसेसरी फॉर देम टू इन्वोक दिस पावर टू provide complete justice to the parties, second condition। And third is the court should also be satisfied that there is no way the parties will now cohabit together and the marriage is dead and cannot be salvaged। ये 4 conditions है। आर्टिकल 142 के अंडर सुप्रीम कोर्ट को सेटिस्फाई होना चाहिए कि डिस्क्रिप्शन ऑफ द फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट होना चाहिए, मैटर ऑफ राइट नहीं है। सेकेंडली ये है कि सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि कंप्लीट जस्टिस सर्व करने के लिए बोथ द पार्टीज के लिए ये स्टेप इंपॉर्टेंट है। थर्डली, सुप्रीम कोर्ट नोज आफ्टर इंक्वायरी इट इज कम टू अ कंक्लूजन कि दीज पार्टीज दे विल नॉट कोहेबिट टुगेदर इन एनी वे। एंड फोर्थ, दैट देयर मैरिज इज डेड। इस केस में सुप्रीम कोर्ट 142 के अंडर डिवोर्स डिग्री ग्रांट कर सकता है। दैट इज the conclusion there is कि yes, Supreme Court can exercise its power under Article 142 for irretrievable breakdown of marriage for both the parties to achieve complete justice, even though if one of the parties is opposing to the prayer। That is what this case was all about। Supreme Court ने 3 और ऑब्जर्वेशंस लिए हैं इस केस में। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि जो डिवोर्स पिटीशन है आपकी आर्टिकल 32 या आर्टिकल 226 के अंडर जो ऑन द ग्राउंड ऑफ इरेट्रेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज फाइल नहीं हो सकती। आर्टिकल 32 के अंडर जो पिटीशन है, आर्टिकल 226 के अंडर जो पिटीशन है, वो तब रिट पिटीशन तभी फाइल हो सकती है अगर आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुए हो पार्ट 3 के अंडर। तो आप डिवोर्स डिग्री ऑन द ग्राउंड ऑफ इरेट्रेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज आप सुप्रीम कोर्ट में इस टाइप की पिटीशन इन आर्टिकल्स के अंडर नहीं डाल सकते। एंड ऑल्सो अ डिवोर्स डिग्री and is not appealable under article 32 of the constitution। ये डिवोर्स डिक्री अगर किसी कोर्ट ने पास करी है तो आप अपील में नहीं जा सकते हो आर्टिकल 32 के अंडर सुप्रीम कोर्ट में।
That is the rest of the observations that were made by the Supreme Court. I hope I was clear enough with this case and you all understood कि क्या क्या facts थे, सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या ले डाउन करा है, क्या ऑब्जर्वेशन थी और क्या क्लैरिफाई करा, या आज हमने सब कुछ यहाँ पे डिस्कस कर लिया है. थैंक यू एवरीवन, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. आई होप you like this video. Like, share and subscribe to our channel, and also comment down in the comment section below what more videos do you need. Thank you so much.